नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास यानी जयपुर का इतिहास। लगभग कल इसे पूरा कर लेंगे। हमने स्वाई जयसिंह तक पढ़ लिया था। पहले मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ा, उसके बाद में स्वाई जयसिंह पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था स्वाई जयसिंह 1743 में स्वाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जयपुर का नया शासक बनता है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह, इसका शासनकाल है 1743 से लेकर 1750 तक। स्वाई जयसिंह के बाद क्या हो जाता है कि जयपुर के अंदर, अब जयपुर बोल सकते हैं, आमेर बोल सकते हैं, आमेर तो नहीं रही, राजधानी जयपुर हो गई। तो जयपुर के अंदर क्या हो गया था, उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया था, उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। एक हमने पढ़ा था देवाली समझौता। स्वाई जयसिंह थे, स्वाई जयसिंह के दो पुत्र हुए, मुख्य दो पुत्र थे। तो हमने पढ़ा था देवाली समझौता। देवाली समझौते के अनुसार मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्रकौरी और उसका विवाह हुआ था स्वाई जयसिंह से। इनकी रानी हो गई चंद्रकौरी। इसका विवाह हुआ था स्वाई जयसिंह से और शर्त के मध्य जो इनका पुत्र होगा, इनका पुत्र हुआ था माधो सिंह का। माधो सिंह नाम का पुत्र हुआ था। वो माधो सिंह जो इनका पुत्र होगा वही क्या बनेगा, आगे चलकर जयपुर का राजा बनेगा या आमेर का राजा बनेगा। लेकिन स्वाई जयसिंह के बाद में एक पुत्र और हो गया था इस माधो सिंह से पहले, यानी बड़ा पुत्र था ईश्वरी सिंह। ये खिंची रानी का पुत्र था ईश्वरी सिंह। तो इस हाथ तो ये कहता है कि ईश्वरी सिंह राजा बने, लेकिन जो शर्त थी देवाली समझौता था उसके अनुसार कौन राजा बनेगा, माधो सिंह राजा बनेगा। तो इन दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया था, तनाव स्थिति बन गई थी। उसे ही कहते हैं जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो देखिए ईश्वरी सिंह राजा बन जाता है जयपुर का स्वाई जयसिंह के बाद। यानी स्वाई जयसिंह भी ईश्वरी सिंह को राजा बनाना चाहते थे, सॉफ्ट कॉर्नर था इसकी तरफ। तो इसके बाद ईश्वरी सिंह राजा तो बन जाता है, लेकिन कोई खास समय तक नहीं रहता, थोड़े से समय तक रहता है और वो भी दो युद्धों के आसपास ही रहता है। तो इसके दो युद्ध हैं, आपको दो युद्ध ध्यान रखने हैं। नंबर एक आता है राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1747 के अंदर। राजमहल का पड़ता है ये टोंक के अंदर। और दूसरा साथ ही थोड़ा सा एक आदमी तीन के साथ होगा, वो दोनों एक है। तो दूसरा हुआ था बगरू का युद्ध। बगरू पड़ता है अपने जयपुर के अंदर। बगरू का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1741 के अंदर, सॉरी 48 के अंदर। ये 47 के अंदर हो गया, ये 48 के अंदर, एक वर्ष बाद हुआ था। दोनों के अंदर दोनों के अंदर जो लड़ेंगे वो दोनों तरफ से एक ही, दोनों युद्धों में एक ही पक्ष लड़ेंगे। इसके अंदर था ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। इसका भाई है माधो सिंह। ये स्थिति इसकी है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीतेगा पहले में इसमें ईश्वरी सिंह और उसमें माधो सिंह जीतेगा। ईश्वरी सिंह के साथ लड़ने आया भरतपुर से सूरजमल। भरतपुर से जाट राजा सूरजमल लड़ने के लिए आया, क्योंकि भरतपुर के अंदर स्वाई जयसिंह ने बदन सिंह को राजा बनाया था। तो बदन सिंह स्वाई जयसिंह को मानते थे और स्वाई जयसिंह का पक्ष वाला पुत्र कौन सा था? ये ईश्वरी सिंह था। तो भरतपुर वालों ने किसका पक्ष लिया? ईश्वरी सिंह का। माधो सिंह मेवाड़ वाले आएंगे तो जगत सिंह सेकंड, क्योंकि मेवाड़ वालों का ये मामला हो गया। जगत सिंह सेकंड। बूंदी में स्वाई जयसिंह ने इंटरफेयर किया था, वहां पर राजा किसको बना दिया था? दलेल सिंह को। और किसको नहीं बनाया था? उमेद सिंह को। तो बूंदी से आया था माधो सिंह की तरफ उमेद सिंह।
बूंदी से आ गया उम्मेद सिंह। कोटा वाले भी आए थे, कोटा से आया था दुर्जन साल, ये भी माधव सिंह की तरफ से। और इसकी तरफ से एक आए थे मराठा। तो बोले मराठा इस तरफ क्यों आए, तो मराठा को जिस दो लोग पैसे देते थे वो उसी तरफ से आते थे। माधव सिंह ने थोड़े पैसे दे दिए तो मराठा इसकी तरफ से लड़ने आ गए थे। क्योंकि मराठों का तो एक और ही नया तरीका था कि जो जिसकी तरफ से युद्ध लड़ते उससे तो पैसे लेते ही किराए के ऊपर आते, मान सकते हैं किराए के लड़ाकू थे ये मराठा। तो जो युद्ध हार जाता, जो सामने वाला पक्ष अगर युद्ध हार गया तो उससे भी हर्जाना लेते। वो कहते किस बात का हर्जाना, तो कहते युद्ध का हर्जाना भी, हार युद्ध तेरी वजह से हुआ है, हारा तू है तो तू युद्ध का हर्जाना दे। यानी मराठे दोनों तरफ से पैसे लेते थे। तो पहला युद्ध हुआ राजमहल टोंक के अंदर, युद्ध हुआ 1747 के अंदर ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच। ईश्वरी सिंह की तरफ था भरतपुर का सूरजमल और माधव सिंह की तरफ मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, बूंदी से उम्मेद सिंह, कोटा से दुर्जन साल और मराठा थे। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह क्या करता है, जीत जाता है। ईश्वरी सिंह जीत जाता है, माधव सिंह की इन संयुक्त सेना को क्या करता है, हरा लेता है। और ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीतने के बाद एक इमारत बनवाता है, ईश्वर लाट, अपने नाम पर। ईश्वर यानी अपने नाम पर बनवाए, लाट यानी स्तंभ या इमारत, तो क्या बनवाता है, ईश्वर लाट। ईश्वर लाट का ही दूसरा नाम है सरदासुली। सरगासुली यानी स्वर्ग तक जाने का रास्ता। तो इस लाट का ही दूसरा नाम हो गया सरगासुलिया। इस लाट किस विजय के बाद बनवाई, राजमहल विजय के बाद किसने बनवाई, ईश्वरी सिंह ने। यानी इसे विजय स्तंभ भी बोल सकते हैं, जैसे राणा कुंभा ने बनवाया था 1437 के विजय के बाद विजय स्तंभ बनवाया था, वैसे ही ईश्वरी सिंह ने क्या बनवा दिया, सारंगपुर विजय के बाद राणा कुंभा ने बनवाया था, राजमहल विजय के बाद ईश्वरी सिंह ने इस लाट बना दी। 7 मंजिला है ये। तो पूछ ले सरगासुलिया ईश्वर लाट, तो यह है 7 मंजिला इमारत है सरगासुलिया ईश्वर लाट, ध्यान रखना। इसके बाद में 1747 का युद्ध ईश्वरी सिंह जीत गया, माधव सिंह हार गए। इसके 1 साल बाद फिर युद्ध होता है बगरू का युद्ध। इस युद्ध में यही सेम बंदे यही थे, इधर माधव सिंह की तरफ जगत सिंह, बूंदी से उम्मेद सिंह और कोटा से दुर्जन साल और मराठा थे, और इधर ईश्वरी सिंह और महाराजा सूरजमल थे। इस बगरू के युद्ध में माधव सिंह जीत जाता है। माधव सिंह की क्या होती है, जीत होती है। तो बगरू का युद्ध 1748 के अंदर माधव सिंह इसके अंदर जीत जाता है। अब जीतने के बाद माधव सिंह को आधा राज्य देना पड़ेगा, तो माधव सिंह को देता है ईश्वरी सिंह 5 परगने, यानी इसकी संधि होती है। इस युद्ध के जीतने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपने देख लिया। इसके बाद 1748 के अंदर यानी बगरू का युद्ध जीत गया माधव सिंह। इसके अनुसार संधि होती है ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच। संधि की शर्तें क्या थी कि माधव सिंह को आधा राज्य दिया जाएगा, तो माधव सिंह को दिए गए थे 5 परगने। माधव सिंह को क्या दिए गए, 5 परगने। परगने आपको बताया अभी क्षेत्र हुआ करते थे या बड़े क्षेत्र बोल सकते हैं। तो 5 परगने दिए गए थे, जिसके अंदर थे टोंक के आसपास का क्षेत्र, टोडा, और एक आपकी ये था महाराणा प्रताप के समय जो महाराणा प्रताप ने जीता था, यहाँ पे मालपुरा। जी मेवाड़ का ही भाग हुआ था, लेकिन मेवाड़ वालों ने स्वाई जय सिंह को दे दिया था अपने भांजे के लिए, और बाद में आ गया वापस माधव सिंह के पास। ठीक है। इसके बाद में इस युद्ध में कौन जीता था, बूंदी वाले लड़ रहे थे। बूंदी वाला उम्मेद सिंह राजा बनने के लिए लड़ा था, क्योंकि वहां पर स्वाई जय सिंह ने दलेल सिंह को राजा बना दिया। तो बोले बूंदी का राजा कौन बनेगा, तो ईश्वरी सिंह कहता है कि दलेल सिंह, लेकिन ये कहते नहीं, अब इस बूंदी का राजा बनेगा उम्मेद सिंह। तो यहां पर बूंदी का राजा बना था उम्मेद सिंह। यानी उधर जो झगड़ा चल रहा था उम्मेद सिंह और दलेल सिंह के बीच, वो भी समाप्त हो गया इस युद्ध के बाद। कोई पूछ सकता है कि बूंदी का उम्मेद सिंह और
दलेर सिंह के मध्य युद्ध कब समाप्त हो गया था? 1748 के बाद, बगरू के युद्ध के बाद समाप्त हो गया। और कौन लड़े थे? और लड़े थे मराठा। मराठा लड़े थे। तो मराठा ने क्या मांगा? युद्ध हार जाना। मराठा ने माधव सिंह से पैसे ले लिए उसकी तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन ईश्वरी सिंह से भी क्या मांगा? युद्ध हार जाना मांगा कि तेरी वजह से युद्ध आए तो युद्ध हार जाना दे। तो ईश्वरी सिंह ने कहा कि मैं किस बात का दूं, तेरी वजह से युद्ध तो दे। तो ईश्वरी सिंह ने कहा मेरे पास अब तो नहीं है, किस्तों में बांध लो। तो बोला ठीक है, किस्त पेमेंट कर दे। तो 1748 में किस्त लेके गई, 49 में किस्त लेके गई। जब 50 में आए, 1750 के अंदर जब वापस आए मराठे, तो उस समय ईश्वरी सिंह ने कहा कि इस बार पैसे नहीं बने, 7 लाख रुपए मांग रहे थे। और ईश्वरी सिंह ने कहा कि एक बार क्या है 2 लाख ले जाओ, 5 लाख बाद में ले जाना। लेकिन मराठे नहीं माने। तो ईश्वरी सिंह ने सोचा कि मराठा ने क्या जयपुर को घेर लिया। ईश्वरी सिंह ने सोचा कि मैं राजा हूं, मेरी वजह से अगर मेरी प्रजा यानी मराठे आक्रमण करेंगे, उनका तरीका बहुत गलत था उस समय का, वो सबों को मार देते थे, लूट लेते थे, यही काम था उनका। तो सोचा कि अगर मेरी जनता लूटी जाएगी तो किस काम का मैं राजा, इससे अच्छा है कि अगर मैं ही नहीं रहूं तो किससे पैसे लेंगे। तो ईश्वरी सिंह क्या करता है 1750 में, 1750 ईस्वी में क्या करता है? आत्महत्या कर देता है। कोई पूछे किस कारण? तो मराठों के टॉर्चर के कारण। मराठे क्या मांग रहे थे? युद्ध जाना। ज्यादा टॉर्चर किया तो इसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। कोई बताते हैं कि इसने जहर खा लिया था, या कोई बताते हैं कि इसने इस लाख से कूदकर जान दे दी। बात यह कि इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब यहां पर देखिए कि जयपुर के जितने भी राजा होते थे, उनकी छतरियां यानी उनका दाह संस्कार कहां होता था? गेटौर के अंदर। जयपुर के जितने भी राजा थे उनका दाह संस्कार होता था गेटौर के अंदर। लेकिन ईश्वरी सिंह का आनंद फानंद जल्दी के अंदर वहीं पर दुर्ग के पास एक छतरी बना दी गई। क्या पर? इस सरलाट के पास। बोलते इस सरलाट की किसी ने तो कहा इस सरलाट के अंदर बैठ कर इसने जहर खा लिया, कोई कहते हैं कि सरलाट से कूदकर जान दे दिया। नहीं, वहीं पर ईश्वरी सिंह की छतरी बना दी गई। तो कोई पूछ सकता है कि जयपुर के किस राजा की छतरी गेटौर के अंदर नहीं है? तो वो है ईश्वरी सिंह की। इसके बाद में मराठाओं में माधव सिंह को बुलाया और क्या बना दिया? नया राजा बना दिया माधव सिंह को। तो इसके बाद में नया राजा कौन हो गया? अब आ गया माधव सिंह। ईश्वरी सिंह के 2 युद्ध या ध्यान रखना, राजमहल टोंक का युद्ध 1743 का, और बगरू का युद्ध जयपुर के अंदर हुआ था 1748 के अंदर। राजमहल वाले में जीतता है ईश्वरी सिंह और बगरू वाले में हार जाता है। इसके बाद में राजा बनता है माधव सिंह। माधव सिंह राजा बनता है 1750 में, 1768 तक। आगे राजा कौन हो गया? माधव सिंह। माधव सिंह को मराठों जैसे ईश्वरी सिंह बना, उसके बाद माधव सिंह राजा बन गया। तो माधव सिंह क्या था? बहुत ही भोला आदमी, एकदम भोला आदमी था, एकदम बढ़िया आदमी था। तो ये इसने ईश्वरी सिंह से बोला भी था, ईश्वरी सिंह से माधव सिंह ने बोला भी था कि देखो भैया, वैसे तो पूरा राज्य ही मेरा है, क्योंकि पापा देवानी समझौते के अनुसार मुझे ही सारा राज्य दे गए थे कि चंद्रकौर का जो भी बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो मैं चंद्रकौर का बड़ा बेटा हूं, तो आप मेरा राज्य ऐसा है। लेकिन वैसे भी पापा आपको ही राजा बनाना चाहते थे, तो क्या अपने आधा कर लो, यानी माधव मांगे आधो ईश्वर देवे न पाओ। इसके लिए कहा जाता है कि माधव मांगे आधो, यानी माधव सिंह का आधा मांग रहा है राज्य, लेकिन ईश्वरी सिंह क्या है कि पाव देने के लिए, यानी आधे से आधा राज्य भी देने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे परिदाओ, यानी माधव मांगे आधो ईश्वर देवे न पाओ, ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे परिदाओ, यानी वो तो पूरे ही हड़पना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी, उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद में कौन राजा बन गया? माधव सिंह। इसे फर्स्ट लगा देते थे कि एक बाद में और हो गया था, तो माधव सिंह फर्स्ट राजा बन गया। अब जैसे माधव सिंह राजा बना तो मराठा निश्चय का मिला पैसे दे। इसने कहा मैं किस बात के पैसे दूं? बोले ईश्वरी सिंह से मांगते थे वो दे। तो बोले वो ईश्वरी सिंह से जाकर लो, ऊपर जाकर तो मेरे से क्या मांगते हो? बोले हम ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है,
हम न तो पैसे तेरे से मांग रहे थे न ईश्वरी सिंह से, जो इस सिंहासन पर बैठेगा हम तो पैसे उससे मांग रहे थे, चाहे वो तू बैठ, चाहे वो ईश्वरी सिंह का बेटा बैठे, चाहे वो कोई भी बैठे, हम तो इस राज सिंहासन पर बैठने वाले से पैसे मांग रहे थे। अब भाई माधव सिंह फंस गया बीच में। अब इसकी माँ थी वो चंद्र कंवर, मेवाड़ की चंद्र कंवर थी, तो इन दोनों ने क्या, इसकी माँ ने आकर जो भी मराठों का सरदार था उसे कहा कि मैं आपको आज से अपना भाई बनाती हूँ। उसने भी कहा कि चलो ठीक है, भाई बना लिया तो बढ़िया बात है। लेकिन चंद्र कंवर ने कहा कि थोड़ी रियायत कर दो। मराठा सरदार ने कहा कि भाई बना लिया वहां तक तो ठीक है, रियायत कुछ नहीं होगी, 100 रुपए हमारी तरफ से भी रख लेना और बाद में आकर चुंगली उठा जाएंगे, लेकिन पैसे तो आपको देने पड़ेंगे पूरे। तब चंद्र कंवर और माधव सिंह ने कहा कि चलो पैसे पूरे दे देंगे, अभी अभी राजा बने हैं तो क्या थोड़ा वक्त चाहिए, भाई थोड़ा समय दो, 10-12 महीने का समय दो, इसके बाद हम आपके पूरे पैसे दे देंगे। मराठों ने सोचा चलो बहन ही बना लिया या भाई बना लिया तो थोड़ा समय दे देते हैं। चलो वो बोले कि हम आगे पंजाब की तरफ लूट करके आ रहे हैं और आते वक्त यहाँ से पैसे लेकर जाएंगे, ये ध्यान रखना। इधर माधव सिंह ने बोलिया चिंता ही मत करो मामा जी, आप तो वहां आने से पहले मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप पैसे लेके जाना। पंजाब के अंदर चले गए मराठा। इसके दिमाग में क्या आई, इसने मराठों को 10 जनवरी, ये डेट ध्यान रखना, 1751, इसने क्या है कि मराठों का जो सरदार था उसके पास मैसेज किया कि मामा जी आओ और अपने पैसे लेकर चल, पैसे ले जाओ और साथ में काम करना कि मामी जी को भी ले आना और साथ में जितने भी आपके कोई परिवार वाले उनको भी ले आना। क्या कि मैं जयपुर का राजा बना हूं तो पार्टी दे रहा हूं, तो सब पार्टी के अंदर आ जाना और जयपुर शहर भी देख लेना इसी बहाने। उस मराठा सरदार ने कहा कि घर वाले तो सभी कहा है दक्षिण के अंदर है, मैं तो यहाँ पे युद्ध पे हूँ, मेरे साथ तो कोई 4,000 सेना है, कोई ज्यादा सेना नहीं, 4,000 की सेना है, तो क्या है कि मैं अकेला जाकर युद्ध जाना ले जाऊंगा। माधव सिंह ने कहा नहीं, फिर 4,000 सेना है तो उसको ही ले आना। बोले 4,000 है, बोले क्या हुआ तो 4,000, तो हम भी जयपुर के राजा है, सबको नाश्ता पानी कराएंगे, खाना खिलाएंगे और सबको ले आना, जयपुर भी दिखवाएंगे। क्या करते हैं, मराठे आते हैं तो माधव सिंह के पता नहीं क्या दिमाग में आई, इसने जयपुर के सभी गेट बंद करवा दिए और दिल्ली गेट से आए थे, उस साइड से आए थे पंजाब से, तो दिल्ली गेट से क्या है सब मराठों को अंदर जयपुर के अंदर आने दिया और जैसे वो आ गए तो वो गेट भी बंद कर दिए और वह कायदा सारी जनता को हथियार दे गए, पहले से दे दिए हथियार सारी जनता को, किसी को तलवार, किसी को भाले, किसी को कुल्हाड़ी, यानी जो चलाना जाने वो सब बच्चे के हाथ में हथियार दे दिए। और 9 घंटे यहाँ पर मराठों का क्या हुआ, कत्लेआम। मराठों का शुरू हो गया कत्लेआम, 9 घंटे चला, एक भी मराठा वाला जिंदा नहीं जाना चाहिए। कुछ एक दीवार के ऊपर चले गए भाग कर कूदने के लिए, परकोटा कूदने के लिए गए, उन्हें भी पकड़ पकड़ के वापस लाए कि आओ आप यहाँ पर क्या है कि नाश्ता पानी करने के लिए, कोई बोला हलवा तो लो, कोई बोला गुलाब जामुन तो ले, से कर सब मराठों को मार दिया। कुछ एक यहाँ से भागे थे और जो भागे उन्होंने जाकर बाकी मराठों जो दक्षिण भारत में थे उनको बताया कि कभी जयपुर में चले जाना देखने के लिए। बाकी वालों ने कहा चलो बदला लेते हैं, बोले नहीं नहीं बदला नहीं लेना, अभी बहुत मुश्किल से चपले हाथ में लेकर आए हैं, अगर बदला लेने गए तो वो क्या जनता से पिटवा पिटवा कर मारता है, वहां की औरतें पीट पीट कर मार देते हैं। यानी कि ध्यान रखना 10 जनवरी 1751 को जयपुर की जनता ने 4,000 मराठों को पीट पीट कर मार दिया। या मराठों का क्या कत्लेआम किसने करवाया, माधव सिंह ने, थोड़ी सी ध्यान रखना। अब क्या है, मराठा एक बहादुर कौम है, मराठा बहादुर कौम है तो ये वापस युद्ध करेगी। तो युद्ध हुआ था कांकोड़ का युद्ध। कब हुआ, ये कत्लेआम हुआ था 1751 के अंदर और युद्ध होता है 8 साल बाद 1759 के अंदर। कांकोड़ कहां पड़ता है, टोंक के अंदर, कांकोड़ पड़ता है टोंक के अंदर। तो कांकोड़ का युद्ध 1759 के अंदर, इसके अंदर किस किस के मध्य हुआ, एक तरफ तो ये अपने जयपुर वाले हो ही गए माधव सिंह और वर्षित हो गए मराठा। मराठा क्या है कि 10 जनवरी वाली घटना का बदला लेने के लिए आए थे,
माधव सिंह को जैसे ही पता चला, इसने कहा कि जयपुर के अंदर एंट्री मत करने देना, जयपुर से बाहर ही रोक लेंगे। तो कांकोड़ा नामक कांटोंग के अंदर मराठों और माधव सिंह के बीच 1759 में क्या होता है, युद्ध होता है। इसमें जैसे ही माधव सिंह अटैक करता है, युद्ध शुरू होता है, तो शुरुआत में जैसे थोड़े बहुत मराठे मारे गए तो मराठों ने सोचा कि हम हार जाएंगे, और अगर हार गए तो माधव सिंह पकड़ ले, और पकड़ लेगा तो वैसे ही पिटेगा, जनता से पिटवा के मार देगा। तो क्या है, मराठे भाग गए और इस युद्ध में विजय किसकी हो गई, माधव सिंह की क्या हो गई, जीत हो गई। थोड़ा ध्यान रखना, कांकोड़ का युद्ध कहाँ हुआ, टोंक के अंदर 1759 के अंदर, और मराठे और माधव सिंह था, और जीत कौन गया, माधव सिंह जीत गया। इसके बाद में अब माधव सिंह क्या एक शक्तिशाली शासक हो गया, बगलू के युद्ध में अपने भाई को हरा देता है, मराठों का कत्लेआम कर देता है, 1759 में कांकोड़ का युद्ध जीत लेता है, तो एक शक्तिशाली शासक हो गया। उस समय दिल्ली का बादशाह, दिल्ली पर नाम के बादशाह थे, अहमद शाह नाम का कोई बादशाह था। अहमद शाह की दो आदमियों के साथ नहीं बन रही थी, दो आदमियों के साथ उसका तालमेल नहीं हो रहा था। एक था अवध का नवाब, एक तो था अवध का नवाब, वो वजीर था उस समय, दिल्ली का वजीर था समरदंज। और एक था आपका भरतपुर का सूरजमल। भरतपुर के सूरजमल और अवध के नवाब समरदंज के साथ दिल्ली के सुल्तान की नहीं बन रही, दिल्ली के बादशाह की नहीं बन रही। तो दिल्ली के बादशाह ने माधव सिंह को कहा कि जो इंटेलिजेंट बंदा है, इनके साथ क्या है, संधि करवा दे भाई, इनके साथ संधि करवा दे। तो माधव सिंह ने क्या इन तीनों को साथ में बिठाया और कुछ शर्तें मानी, कुछ शर्तें नहीं मानी, ऐसे कर कर क्या करवा दी, संधि करवा दी। इस संधि के तहत फिर मुगल बादशाह इससे खुश हो गया, और खुश होने के बाद क्या किया कि चल तूने हमारी संधि करवाई है तो मैं कुछ उपहार तो देना पड़ता है। तो इसने क्या किया, माधव सिंह को दे दिया रणथंभौर का किला। यानी इनकी संधि करवा दी, महाराजा सूरजमल की, मुगल बादशाह अहमद शाह की और समरदंज की। तो इसके बाद रणथंभौर का किला दे दिया गया किसको, माधव सिंह को। किसने दिया, दिल्ली के बादशाह ने दे दिया। लेकिन मजे की बात यहां पर यह थी कि उस समय रणथंभौर का किला दिल्ली के बादशाह के पास था ही नहीं, यानी दिल्ली के अंदर में आता ही नहीं था। उसमें दिल्ली का तो बस नाम का ही बादशाह था, दिल्ली खुद ही नहीं संभाली जा रही थी उनसे। तो रणथंभौर कहां संभाले, रणथंभौर का किला आता था कोटा वालों के, कोटा वालों के एक पक्ष में आता था, कोटा वालों के क्षेत्र में आता था। और कोटा का राजा था शत्रुसाल, कोटा का राजा उस समय था शत्रुसाल। माधव सिंह गया रणथंभौर, वहां पर जो भी शत्रुसाल के कोई सैनिक वगैरह थे, सेनापति थे, उनको वहां से भगा दिया और अधिकार कर लिया। अब वो सैनिक सेनापति वापस शत्रुसाल के पास गए, बोले कि माधव सिंह ने अधिकार कर लिया। कोटा वाले शत्रुसाल ने पूछा कि माधव सिंह ये क्या बात है, तुमने हमारे किले पर क्यों अधिकार कर दिया। माधव सिंह कहता है कि ये किला मुझे दिया है। बोले किसने दिया है, बोले दिल्ली के बादशाह ने दिया। बोले दिल्ली के बादशाह के बाप का थोड़ी ना है, ये किला हमारा है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। इन दोनों के बीच यानी कोटा और जयपुर के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। एक कोटा और जयपुर के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध, वो पीछे वाली बात याद ना रही थी, कोई बात नहीं, ध्यान रख लेना थोड़ा। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 के अंदर, 1761 के अंदर होता है। इधर हो गया जयपुर का माधव सिंह, इधर हो गया कोटा का शत्रुसाल। कोटा का शत्रुसाल हो गया। अब देखिए माधव सिंह एक शक्तिशाली शासक है, बगलू के युद्ध में अपने भाई को हराता है, मराठों का कत्लेआम करता है, फिर कांकोड़ के युद्ध में मराठों को हराता है, मुगल बादशाह की संधि करवा रहा है, वो तो शक्तिशाली शासक है। लेकिन इस युद्ध में जीत होती है कोटा की।
कोटा शासक शत्रुशाल की इस युद्ध के अंदर क्या जीत होती है, और उसका कारण था इसका सेनापति। इसका सेनापति उस समय था जालिम खान झाला, जालिम सिंह झाला। क्या बेहतरीन सेनापति था, अपने समय का सबसे बेहतरीन सेनापति। यानी देखिए बंटवारा की युद्ध होता है 1761 में। इसके बाद में एक युद्ध और पढ़ेंगे हम किशोर सिंह सेकंड के साथ 1821 के अंदर। उस समय भी जालिम सिंह झाला सेनापति था। यानी 60 साल तक जिस बंदे ने मिलिट्री कैंप में गुजारे हो तो वो सोच सकते हैं कितना शक्तिशाली होगा, कितना बड़ा योद्धा रहा होगा। लेकिन इतिहास की यही विडंबना है कि ऐसे महान योद्धा को हम पढ़ते ही नहीं या पढ़ाया ही नहीं जाता। तो लेकिन यहाँ पर सेनापति था जालिम सिंह झाला, जिसका नाम ही जालिम सिंह हो तो सोच रहे हो कितना जालिम होगा, कितना योद्धा होगा। इस युद्ध के अंदर जालिम सिंह झाला ने अपनी प्रारंभिक झलकियां दिखाई थी। यानी उस समय वो जवान था, प्रारंभिक उम्र थी, तो अपनी प्रारंभिक झलकियां जिस युद्ध की वजह से वो फेमस हुआ था वो था बंटवारा का युद्ध। और इसमें जीत होती है कोटा के शत्रुशाल की। कोटा वाली इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं और माधव सिंह क्या इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। माधव सिंह ने एक दो चीज बनवाई थी। एक चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर बनवाया था। चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर, चाकसू में बनवाता है शीतला माता का मंदिर। बाकी शीतला माता जब हम लोक देवियां पढ़ेंगे तो उनके अंदर पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। एक बनवाता है जयपुर के अंदर मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल बनवाता है। ये कहा जयपुर के अंदर। ये दो चीज बनवाता है। और एक सवाई माधो सिंह अपने नाम पर क्या सवाई माधोपुर नगर की स्थापना करता है। सवाई माधोपुर नगर की क्या करता है स्थापना, कब 1763 के अंदर। अब ध्यान रखना 1763 के अंदर सवाई माधोपुर की स्थापना, 1727 के अंदर जयपुर की स्थापना, 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना और 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना। तो ये ध्यान रख लेना 1459 जोधपुर, 1559 उदयपुर, 1727 जयपुर और 1763 के अंदर सवाई माधोपुर की स्थापना। और ये काम है सवाई माधो सिंह के। इसके बाद में एक पृथ्वी सिंह नाम का राजा बनता है, कोई खास बात नहीं। उसके बाद में आता है प्रताप सिंह। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रताप सिंह को। इसके बाद में आपका राजा आएगा प्रताप सिंह, जयपुर का नया राजा। ये भी एक महान राजा हुआ है वैसे देखें तो प्रताप सिंह। और ये राजा बना था 1778 के अंदर, रहा था 1823 तक। 1778 से 1778 से 1803 तक रहा था, ऐसा ही रहा था। तो प्रताप सिंह राजा बना तो उसके समय एक युद्ध हुआ था मराठों के साथ। या दो युद्ध है इसके, वो दो युद्ध ध्यान रखने हैं। एक हुआ था तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध मराठों के साथ हुआ था इसका। यानी इधर है प्रताप सिंह वर्सेस मराठा। प्रताप सिंह वर्सेस मराठा। लेकिन मराठों का जो सेनापति था, पहले देख लेते हैं। प्रताप सिंह की तरफ था जोधपुर का विजय सिंह। जोधपुर के राजा थे विजय सिंह। यानी प्रताप सिंह और जोधपुर के राजा विजय सिंह की संयुक्त सेना। और इधर मराठों के थे महादजी सिंधिया, सेनापति थे महादजी सिंधिया। मराठों का सबसे बेहतरीन कमांडर, मराठों का सबसे वीर योद्धा कमांडर बोले, मराठा इतिहास का ही सबसे बेहतरीन कमांडर बोल सकते हैं इसे। इधर जहां महादजी सिंधिया,
अंग्रेजों को हरा रहा था, उत्तर भारत के अंदर मराठा शक्ति को लगातार मजबूत कर रहा था, वो महादजी सिंधिया तुंगा के युद्ध में किसके साथ लड़ता है? प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह के खिलाफ लड़ता है। इस युद्ध के बड़ी खास बात है कि इस युद्ध को जीतता कौन है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की इस युद्ध के अंदर क्या होती है? जीत होती है। जो महादजी सिंधिया कभी हारता ही नहीं था, लगातार युद्ध जीत रहा था, उसे प्रताप सिंह और विजय सिंह की संयुक्त सेना ने 1761 के अंदर, अब होता है 1787 के अंदर, 1787 के अंदर तुंगा के मैदान में प्रताप सिंह और विजय सिंह की संयुक्त सेना हरा देती है। किसे? महादजी सिंधिया को। महादजी सिंधिया बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, योग्य और बेहतरीन कमांडर था मराठों का। इसने अंग्रेजों के चंगुल से आलम शाह सेकंड को लाकर दिल्ली का बादशाह बना दिया, मुगल बादशाह बना दिया। यानी मुगल बादशाह के ऊपर कंट्रोल था, अंग्रेजों को हरा रहा था और उत्तर भारत के अंदर बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ऊपर करा रहा था। जिसे जो बार बार युद्ध जीत रहा था, उसे तुंगा के मैदान में प्रताप सिंह और विजय सिंह की संयुक्त सेना ने हरा दिया, और हराया भी क्या बेहतरीन तरीके से। यानी इसकी में महादजी सिंधिया की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। और जाते वक्त महादजी सिंधिया कह कर गया था कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये बात मैं कह कर गया था महादजी सिंधिया कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। इस युद्ध में प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह थे जोधपुर के, क्योंकि बाद में राजस्थान के राजाओं के समझ में आ गई थी कि मराठाओं से अकेले मुकाबला करना तो कोई किसी के बस की बात नहीं है। वो चाहे आपके हुड्डा समेत और आते आते आ गई। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था प्रताप सिंह और विजय सिंह की संयुक्त सेना, और उधर थे मराठों के बेहतरीन कमांडर माधव सिंह। एक और युद्ध होता है इन्हीं के बीच में, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध इसी के 2 साल बाद, 87 के 2 साल बाद, यानी 1789 के अंदर वही प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह, और इधर वही थे मराठा। लेकिन इस बार मराठा का सेनापति महादजी सिंधिया खुद तो आया ही नहीं था, इसने अपना दूसरा सेनापति भेजा था, फ्रांसीसी सेनापति था डी बोई। नाम भी सुना आपने, डी बोई। इसमें क्या है कि मराठों की जीत होती है, इसमें मराठा जीत जाते हैं। इसमें जीत तो वापस प्रताप सिंह की होती, लेकिन मराठाओं के जीतने का कारण यह था कि जैसे ही तुंगा का युद्ध जीता था तो शाम को पार्टी बना रहे थे दोनों, विजय सिंह और प्रताप सिंह के सेना आपस में बैठे थे, पार्टी बना रहे थे, टेक झलकाए जा रहे थे और तमच्चे पे डांस चल रहा था। तो किसी जोधपुर के किसी कवि ने कह दिया कि आज मेवाड़ को मराठों से जोधपुर वालों ने बचा लिया, वरना इन आमेर वालों की इतनी कहा मजाल कि मराठों से जीत सके। तो किसी ने कह दिया, कवि ने अपनी भाषा में, क्या उखड़ते आमेर ने राठौड़ा खड़ी राखी, उखड़ते आमेर रे राठौड़ा खड़ी राखी। तो उस समय इन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन इस समय नहीं बोले। लेकिन जब पाटन का युद्ध हुआ तो क्या है कि एक तरफ तो कौन हो गए? मराठा हो गए, और दूसरी तरफ विजय सिंह की सेना और प्रताप सिंह की सेना। ये प्रताप सिंह की सेना जाकर मराठों से बोले कि हम तो आपसे युद्ध करना ही नहीं चाहते, हम तो युद्ध चाहते ही नहीं, विजय सिंह और जोधपुर वाले आ गए हैं तो हम तो युद्ध नहीं करेंगे, इन्हें थोड़ा देख लो। इस बात का मराठों को पता चला कि आपसी फूट पड़ी हुई इनके अंदर, तो इन्होंने आक्रमण किया और विजय सिंह वाली सेना को दौड़ा कर पीटा, खूब अच्छे तरीके से हराया। और इस युद्ध में जीत किसकी हो जाती है? मराठों की। आपसी फूट की वजह से इस युद्ध में जीत हो जाती है मराठों की। तो ध्यान रखना, तुंगा का युद्ध 2010 के मेंस में आया था, आरएस के मेंस में, कि तुंगा के युद्ध पर टिप्पणी लिखी है। तो तुंगा की युद्ध 1787 के अंदर प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह, साथ में था मराठा, और वो भी महादजी सिंधिया। यानी एग्जामिनर जानना चाहता था कि क्या आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे जानते हैं कि महादजी सिंधिया को जो मराठों का श्रेष्ठ कमांडर था उसे विजय सिंह ने हराया था। विजय सिंह ने या अपने प्रताप सिंह ने उसे हराया था। ये बहुत बड़ी बात है कि महादजी सिंधिया
को हरा दिया था इन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में पाटन का युद्ध 1789 के अंदर, इसके अंदर क्या है, सेनापति मराठों का था डेबोई, फ्रांसीसी सेनापति था, और ये जीत जाते हैं इस युद्ध के अंदर मराठा। इसके अंदर एक युद्ध हो जाता है, तीसरा युद्ध मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध होता है 1800 ईस्वी के अंदर। 1795 के अंदर महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, तो मालपुरा का युद्ध ये हुआ था 1800 ईस्वी के अंदर। इधर कोई प्रताप सिंह वर्सेस मराठा, और मराठों के सेनापति थे महादजी सिंधिया के उत्तराधिकारी, वो थे महादजी सिंधिया के उत्तराधिकारी दौलतराव सिंधिया। इस युद्ध में भी क्या है, मराठों की जीत होती है। पाटन के युद्ध में जीत होती है और मालपुरा के युद्ध में मराठों की जीत होती है। तुंगा के युद्ध में क्या है, मराठे हार जाते हैं। नहीं, प्रताप सिंह और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए। सबसे पहले तुंगा का, उसके बाद में आपका पाटन का, और फिर मालपुरा का। पाटन और मालपुरा में जीत जाते हैं और तुंगा में मराठे हार जाते हैं। ये बात याद रखनी है। 3 युद्ध हुए इसके अंदर। पहले तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह जीतते हैं, फिर पाटन और मालपुरा के युद्ध में प्रताप सिंह की क्या होती है, हार होती है। ये शासक प्रताप सिंह इन युद्धों के कारण नहीं जाना जाता, ये जाना जाता है तो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण जाना जाता है। इसकी कल्चरल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, वो देखते हैं इसकी, उनकी वजह से ये शासक क्या है, ज्यादा जाना जाता है। तो इसने सांस्कृतिक उपलब्धि में इसने बनवाया था पहला हवा महल। हवा महल यानी जयपुर की देखें तो इतनी कोई ज्यादा फेमस इमारत नहीं है। जयपुर की देखें तो हवा महल कोई ज्यादा बढ़िया, देखने में ज्यादा सुंदर इमारत नहीं है। इससे बढ़िया तो कोई जयगढ़ का, नाहरगढ़ का या आमेर के महल, ये भी बढ़िया है। लेकिन ये ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस हुई है कई किताबों के अंदर, अखबारों के अंदर, मैगजीन के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुई है ये। तो हवा महल की ध्यान रखना। इसका वास्तुकार था लालचंद, वास्तुकार था लालचंद उस्ता। बनवाई थी प्रताप सिंह ने और वास्तुकार था लालचंद उस्ता। इसकी 5 मंजिल है। इस सरलाट या सरगासोली 7 मंजिला थी, और ये हवा महल या इसे बोल सकते हैं हवा महल होगी, ये होगी 5 मंजिल से बनवाया था 1799 के अंदर। 1799 ईस्वी के अंदर 5 मंजिल है, और अलग अलग मंजिलों के अलग अलग नाम है। ये बात ध्यान रखना, अलग अलग मंजिलों के अलग अलग नाम है। पीछे ये वीडियो का पेपर हुआ था, इसके अंदर पूछा भी था वीडियो पढ़ी के अंदर। पहली मंजिल है, उसका नाम है शरद मंदिर। मंजिल की जगह इसके अंदर आगे लगा है मंदिर। पहला है शरद मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंजिल, चौथी का हो गया प्रकाश मंजिल, प्रकाश मंदिर, और आपकी जो 5वीं है उसका नाम है हवा महल। हवा मंदिर भी बोल सकते इसको, हवा मंदिर या हवा महल। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। लेकिन ये हवा महल की ध्यान रखना, पहली मंजिल है, इसका एक नाम और भी है शरद मंजिल, या इसका नाम है प्रताप मंदिर, क्योंकि प्रताप सिंह ने बनवाई है तो इसे बोल सकते हैं प्रताप मंदिर या हवा मंदिर। प्रताप मंदिर या शरद मंदिर या प्रताप मंदिर बोल सकते हैं पहले मंदिर को। इसके अंदर 953 झरोखे हैं। 953 क्या है, झरोखे। ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, तो इसे मुकुट भी कहा जाता है, जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। ध्यान रखना थोड़ी सी। और एक और ध्यान रखना कि हवा महल के नींव नहीं है, नींव नहीं है, बिना नींव का है हवा महल
बिना नींव का है, नींव नहीं है। राजस्थान के अंदर अगर कोई दुर्ग देखें बिना नींव का तो वो आपका गागरोन का किला, जिसके अंदर क्या है, नींव नहीं है। और महल देखें तो वो हवा महल है। ध्यान रखना, पहली सर्द या प्रकाश मंदिर, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, और आपकी पांचवी होगी हवा मंदिर या हवा महल। इसके अंदर 953 झरोखे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। और इन झरोखे क्यों रखे गए इतने, तो यहाँ पर रानियों के लिए, यानी जो भी जयपुर की रानियां थी, पटरानियां थी, या जो भी पासवान थी, उनके तीर और गणगौर की सवारी देखने के लिए झरोखे रखे गए थे। जहां से रानियां तीर और गणगौर की क्या देखा करती थी, सवारी। तो ये आपका हवा महल हो गया। इसके बाद में इस बंदे का कोई आता है, तो आता है चित्रकला में नाम। इस बंदे के शासनकाल के समय चित्रकला भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। चित्रकला फेमस तो क्या, इस समय तो बोला जाता है जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है प्रताप सिंह के समय को। और इसने क्या बनवाया था, चित्रकला का स्कूल। चित्रकला का स्कूल भी बनवाया था इसने, प्रताप सिंह ने। जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। चित्रकला के लिए इसने स्कूल बनवाया था। और मुख्य चित्रकार थे लालचंद, मुख्य जो पेंटर थे, मुख्य चित्रकार वो थे लालचंद। एक चीज ध्यान रखना, लालचंद हवा महल के वास्तुकार लालचंद पुस्ता है वो। और ये जो जयपुर चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार है, ये सीधे लालचंद है। ये लालचंद पुस्ता और लालचंद दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ये चीजें ध्यान रखना आपने। सबसे ज्यादा अगर इनके कोई लालचंद के या कोई फेमस चित्र देखें तो वो थी पशुओं की लड़ाई। इसके प्रसिद्ध चित्र थे, तो वो थी पशुओं की लड़ाई। पशुओं की लड़ाई के बढ़िया चित्र बनाते थे ये, पशुओं की लड़ाई के फेमस चित्र बनाते थे। एक इनके समय ये प्रताप सिंह लाए थे महाराष्ट्र से तमाशा लोक नृत्य है। तमाशा नृत्य लेकर आए थे महाराष्ट्र से। एक बार ये महाराष्ट्र गए थे तो वहां पर तमाशा हो रहा था, तो इन्होंने देखा तो ये बढ़िया लगा और वहां से लाए थे। तो तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और उस समय ये महाराष्ट्र से लाए थे तमाशा कलाकारों के परिवार को लेकर आए थे। कौन आए थे इसके समय, बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट के परिवार को लेकर आए थे। बाकायदा यहाँ पर जयपुर के अंदर उनके लिए बढ़िया व्यवस्था की गई। और उसके बाद में वो परिवार यहीं पर रहने लगा। यानी तमाशा जयपुर के अंदर कौन लाया, तो प्रताप सिंह लेकर आए थे। एक और ये खुद नाम कविताएं लिखते थे ब्रिज निधि के नाम। खुद क्या करते थे, कविताएं लिखते थे। यानी इनका निक नेम था कविताओं के अंदर ब्रिज निधि। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी अपने निराला नाम से लिखते हैं, वैसे ही इनका निक नेम था ब्रिज निधि। यानी ब्रिज निधि नाम से क्या करते थे, कविता लिखते थे। ब्रिज निधि नाम से कविता लिखते थे। कोई कविता लिख दी और उसके नीचे नाम लगा देते थे ब्रिज निधि। ब्रिज निधि नाम से कविता लिखते थे। एक इनके काव्य गुरु, अब कविता लिखेंगे तो काव्य गुरु होंगे, तो इनके काव्य गुरु थे गणपति भारती। गणपति जी भारती क्या थे, इनके काव्य गुरु थे। एक इनकी नृत्य के अंदर रुचि थी, सॉरी संगीत के अंदर भी रुचि थी। तो इनके संगीत गुरु थे चांद खां। संगीत गुरु बोले, संगीत गुरु किससे सीखे, तो बोले चांद खां साहब से। उनकी क्लासे बढ़िया चल रही है, तो आप चांद खां साहब की क्लासों का ऑनलाइन कोर्स ले लो। चांद खां इनके क्या थे, संगीत गुरु थे। अब इन्हें बढ़िया संगीत गुरु थे तो इन्हें उपाधि दी थी। इन्होंने चांद खां को उपाधि दी थी प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की।
और एक चांद खां की पुस्तक भी है। बुद्ध प्रकाश की क्या होगी इनकी उपाधि, और इनकी एक क्या है पुस्तक। अब पुस्तक किस पर लिखेंगे, जब संगीत के गुरु है, संगीत के ज्ञाता है, तो ये संगीत पर ही लिखेंगे। तो इनकी पुस्तक का नाम है स्वर सागर। स्वर सागर नाम की क्या है पुस्तक लिखी थी। तो ध्यान रखना, प्रताप सिंह किस नाम से कविता लिखते थे, ब्रिजनिधि नाम से। इनके काव्य गुरु कौन थे, गणपति भारती। इनके संगीत गुरु चांद खां, उपाधि क्या दी थी चांद खां को, बुद्ध प्रकाश की। और इन्होंने चांद खां ने कौन सी पुस्तक लिखी, स्वर सागर नाम की क्या है पुस्तक लिखी थी, स्वर यानी संगीत के ऊपर लिखी थी। एक इनके समय हुआ था संगीत सम्मेलन, संगीत सम्मेलन करवाया, आयोजन करवाया संगीत सम्मेलन का, और उसके अध्यक्ष बनाए थे देव ऋषि को, अध्यक्ष बनवाए थे देव ऋषि ब्रिजपाल को। देव ऋषि ब्रिजपाल को क्या बनवाए थे, अध्यक्ष बनाया गया था। इनके समय संगीत का सम्मेलन हुआ था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके दरबार में 22 गुणी व्यक्ति रहते थे, 22 गुणी व्यक्ति या 22 विद्वान बोल सकते हैं, गुणी या विद्वान। तो इन्हें बोला जाता था, इनके रहने की जगह जहां पर ये रहते थे उसे बोला जाता था गुणीजन खाना, गुणीजन खाना। और इनको बोला जाता था 22 गंधर्व 22, गंधर्व 22। तो कोई पूछ ले कि गंधर्व 22 किसके दरबार में थे, तो ये थे प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व 22, या इन्हें प्रताप 22 बोला। तो इसका दूसरा नाम भी इन्हें प्रताप 22, इन्हें प्रताप 22 या गंधर्व 22 बोला जाता था। जहां पर ये रहते थे उस जगह को बोला जाता था गुणीजन खाना। और किसके दरबार में कितने व्यक्ति थे, कितने विद्वान थे, 22 थे। किसके दरबार में थे, प्रताप सिंह के दरबार में। ये हो गया आपका प्रताप सिंह। तो ओके, आज कौन सा करवाया, ईश्वरी सिंह 2 युद्ध ध्यान रखने उसके। इसके बाद में माधो सिंह करवाया, उसके 3 युद्ध है। इसके बाद में प्रताप सिंह खास ध्यान रखना तुंगा वाला युद्ध। और उसके बाद में थोड़ी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि ध्यान कर लेना। तो इसके बाद में कल जयपुर को पूरा कर लेंगे। तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कैसी लगी क्लास कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।